हेलो मित्रों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मजे से पढ़ाई लिखाई चल रहा है आप लोग का? चलिए ठीक है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 304 मिस्टेक से लिखा गया था। हालांकि वो एक्सरसाइज 404 का प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा था, इसके लिए सॉरी। अब एक्सरसाइज 404 ही चल रहा था आप लोग को। 404 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 2 प्रश्न दिया हुआ था, उसमें माइनर को फैक्टर निकालना था, वो सोल्व कर दिए थे। प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न दिए हुए थे, माइनर को फैक्टर वो भी हम निकाल दिए थे और वो वीडियो वहीं तक समाप्त हो गई थी। अब वीडियो नेक्स्ट है, जिसमें अगला वीडियो यही वीडियो है अगला, जिसमें आपको प्रश्नावली 4 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप लोग बारीकी तरीके से हर कंसेप्ट को समझेंगे तो बहुत आसान है, आप लोग को आसानी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 3 का रहा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ विद्यार्थी कि द्वितीय पंक्ति के सखंड अवयव का उपयोग कर डेल्टा मतलब सारणिक का मान ज्ञात करें। ध्यान देना है, सारणिक जो आपको दिया हुआ है 3x3 कोटि का सारणिक है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड पंक्ति का उपयोग करके सॉल्यूशन करना है, अर्थात सेकेंड पंक्ति ए है, ये सेकेंड पंक्ति है, इसको हम लोग सेकेंड रो कहेंगे। सेकेंड रो अर्थात द्वितीय पंक्ति। अरे द्वितीय पंक्ति का अवयव है मेरे विद्यार्थियों 2, 0, 1, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालकर फिर द्वितीय पंक्ति का कोफैक्टर का उपयोग कर इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग एक साइड में कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट यानी कि द्वितीय पंक्ति के अवयव का कोफैक्टर निकालते हैं। ध्यान देना है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर तो निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना माइनर निकाले हुए कोफैक्टर आप निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना है, ये जो अवयव है 1 1 होता है, 1 1 के बाद 2 1, तो 2 1 के स्थान पे 2 है, यानी कि इसका माइनर m21 होगा और इसका माइनर m21 होगा विद्यार्थियों। तो इसका माइनर निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो अवयव बचेंगे उसे लिख करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये डिलीट करने के बाद अवयव बचेंगे 3, 8, 2, 3, यानी कि कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो 3 में 3 यानी क्रैमर को 3 दिया 9 और 8 में 16, 9 में 16 घटाएंगे कितना आएगा -7 आएगा। इसी तरह से इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो a21 -1 I + j 2 + 1 इनटू इसका माइनर -7 आया है तो -1 के पावर 3 इनटू -7 कैलकुलेशन करेंगे। ये और नंबर है, साइन चेंज नहीं करेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +7 हो जाएगा। चलिए अब अगले एलिमेंट को देखते हैं। 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड पंक्ति का 0 है। क्या है? 0 है, जो a22 के स्थान पे है। तो a22 के माइनर m22 होता है। क्या होता है? m22 होता है। अब इसके माइनर निकालने के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद 5, 8, 1, 3 बचेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे क्रैमर रूल के अनुसार। तो 5 दिया 15 और -8 यानी 15 में से 8 दिया 7 होगा। इसी तरह से फिर इसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालेंगे यानी कि -1, तो -1 के पावर 2 + 2 इनटू माइनर इसका 7 आ रहा तो 7 लिखेंगे -1 के पावर 4 इनटू 7, यानी कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 7। क्लियर है? चलिए अगले एलिमेंट के पास बढ़ते हैं। तो इस पंक्ति का अगले एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है जो a1
यानी कि आपका हो जाएगा -7। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब का एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि प्रश्न कह रहा था विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा था बच्चे कि प्यारे बच्चे, प्रश्न यह कह रहा था कि कोफैक्टर का उपयोग करके कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग कोफैक्टर का कैलकुलेशन में ध्यान देना है। इसके आधार पे आपको वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि द्वितीय कोटि सेकेंड रो के अवयवों का शाखंड का प्रयोग करना है, यानी कि या ध्यान देना है कि जो एलिमेंट होगा उसी का शाखंड होगा, यानी कि A21 into A कैपिटल A21 प्लस A22 into कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23, है ना। तो ध्यान देना है A21 आपका कितना है 2 है, into इसका कोफैक्टर आपका आया है 7, तो 2 into 7। उसी तरह से नेक्स्ट प्लस A22 के स्थान पे आपका 0 है, कितना है 0, और कैपिटल A22 को फैक्टर आप निकाले हैं 7, तो 0 into 7। क्लियर है। अगले एलिमेंट के पास बढ़ते हैं। ध्यान देना है A23 के स्थान पे आपका 1, कितना है 1, into कैपिटल A23 के स्थान पे है -7, तो -7। ठीक है। 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, यानी 14 - 7 = 7। ये आपका हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अब देखिए कहीं पे हमें लगता है कि आप लोगों को कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी, परेशानी होगी तो फिर आप लोग हमारे कांटेक्ट नंबर है 8298988213 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं तो फिर कॉल कर भी आप प्रश्नों का जवाब पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को समझ में आएगी, तो कृपया कर प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और विद्यार्थियों के पास शेयर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। अब ध्यान देना है प्रश्न संख्या 4 भी सेम प्रश्न संख्या 3 के तरह ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 भी जो है प्रश्न संख्या 3 के तरह ही है। इसमें कह रहा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, इसमें थर्ड कॉलम का उपयोग करना है, इसमें पंक्ति रो का उपयोग करना था, इसमें कॉलम का उपयोग करना है, और कॉलम का उपयोग करके वैल्यूट करना है डेल्टा का वैल्यू। क्लियर है। जो प्रश्न दिया हुआ है याद है, यानी थर्ड स्तंभ का उपयोग कर सारणी का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। बस सेम है प्रश्न संख्या 2 के समान ही प्रश्न संख्या 3 के समान ही प्रश्न संख्या 4 को भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान देना है माइनर कोफैक्टर। ठीक है। चलिए ध्यान देना है ए जो एलिमेंट था A11 A12 A13 के स्थान पे है xy, इसका माइनर M13 होगा, और इसका माइनर निकालने के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद 1/1z बचेगा, यानी कैलकुलेशन करेंगे z × 1z और माइनस y, z माइनस y हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो A13 बराबर -1 के पावर 1 + 3 into z माइनस y into माइनस जो z माइनस y है, यानी कि -1 के पावर 4 into z माइनस y। कैलकुलेशन करेंगे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, तो z माइनस y आएगा। क्या आएगा? z माइनस y आएगा। उसी तरह से ध्यान देना अगले एलिमेंट ये यहाँ पर 1 3 होता है, यहाँ पे 2 3 होगा। क्या होगा? 2 3, यानी कि 2 1 2 2 2 3, तो 2 3 के स्थान पे zx क्या है? zx जो है 2 3 के स्थान पे है, इसका माइनर m23 होगा। क्या होगा? m23, इसका माइनर निकालेंगे, इसके कॉलम और इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को ढक देंगे। ढकने के बाद बचेगा 1x1z, फिर कैलकुलेशन करेंगे, z में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z और -x, z माइनस x हो जाएगा। माइनर निकल गया। अब देखिए कोफैक्टर निकालना है विद्यार्थियों, बहुत आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
माइनर आया है z माइनस एक्स, यानी कि डिवाइड करेंगे -1 के पावर 5 z माइनस एक्स बराबर -1 5 है और नंबर है, साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस z माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई घबराहट की बात नहीं है। चलिए ध्यान देना है। फिर हम लोग अगले में यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है 3 1 3 2 3 3, तो 3 3 के स्थान पे xy है, 3 3 के स्थान पे xy, इसका माइनर m33 होगा और माइनर निकालेंगे, इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद बचेगा 1x 1y, इसे लिख करके और क्रैमर रूल के अनुसार वैल्यू निकालेंगे y माइनस x, ठीक है। चलिए यानी इसका माइनर निकल के y माइनस x, कोफैक्टर निकालेंगे छात्रों, तो कोफैक्टर निकालेंगे a33 माइनस 1 i के स्थान पे 3 j के स्थान पे 3 प्लस 3 इंटू y माइनस x, अर्थात -1 के पावर 6 इंटू y माइनस x, आपका आ जाएगा माइनर y माइनस x। चलिए अब हम लोग सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल लिए थर्ड कॉलम का, ठीक है। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि अलाउ थर्ड कॉलम, इसके पहले वाले प्रश्न था प्रश्न संख्या 3, जिसमें सेकंड कॉलम के अलाउ वैल्यू निकालना था, सेकंड रो के अलाउ वैल्यू निकालना था, इसमें थर्ड कॉलम के अलाउ वैल्यू निकालना है, तो थर्ड कॉलम के अलाउ वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देना है, थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसी का कोफैक्टर होगा, a13 कैपिटल A13 प्लस a23 कैपिटल A23 a33 प्लस इनटू कैपिटल A33। अब हम लोग जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर को हम लोग उसके जगह पे रख देंगे, ठीक है। a13 के स्थान पे yz था, तो yz इनटू a13 जो निकाले थे, इसका क्या निकाला था कोफैक्टर z माइनस y a23 के स्थान पे क्या है zx, तो zx इनटू a23 क्या आया था, है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस z हो जाएगा, x माइनस z हो गया था। a33 के स्थान पे xy है, xy इनटू a33 y माइनस z। अब हम लोग इसे कैलकुलेशन करें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे y z इनटू z, यानी कि y z में z से मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर बाय z स्क्वायर, उसी तरह से y में z से डिवाइड यानी कि y स्क्वायर z होगा, zx में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस z, zx इनटू x zx स्क्वायर, zx इनटू z स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से प्लस x y में मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना, यहाँ ध्यान दीजिए, zx स्क्वायर और x स्क्वायर में ध्यान दीजिए yx स्क्वायर, ठीक है। तो zx स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर y दोनों को एक साथ कर लिए, किसको कर लिए एक साथ, इसको और इसको हम लोग सर्वप्रथम एक साथ कर लिए, ठीक है। इसके बाद xy स्क्वायर ए वाले को xy स्क्वायर और xz स्क्वायर xy स्क्वायर और xz स्क्वायर, इसे हम लोग दोनों को एक साथ कर लिया, ठीक है। फिर बचा yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z एक साथ कर लिए, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ भी शामिल है, x स्क्वायर यहाँ भी शामिल है, x स्क्वायर कॉमन z माइनस y, यहाँ पे x कॉमन लिए y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यहाँ पे yz स्क्वायर और y स्क्वायर z है, यहाँ पे yz कॉमन ले लिए हैं तो z माइनस y, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं कि लास्ट में वैल्यूज मिले और हमें कॉमन निकालने में ज्यादा से ज्यादा आसान हो, जिससे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फार्मूला होता है सेट करें, ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा और आप लोग समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए हमने शॉर्ट तरीका अपनाया है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। x स्क्वायर z माइनस y, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब ध्यान देना x स्क्वायर z माइनस y x y स्क्वायर z स्क्वायर फार्मूला होता है y माइनस z इनटू y प्लस z, जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इनटू a प्लस b, तो उसी तरह से y माइनस z इनटू y प्लस z हो गया। फिर है y z माइनस y। अब ध्यान
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उल्टा ले वाला है ना, जेड माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड और वाई जेड, क्योंकि कॉमन निकल गया है वाई जेड, ठीक है। तो जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई में एक्स माइनस है कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ जेड है माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो एक्स माइनस प्लस माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए जेड माइनस एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, इसे हम लोग जेड माइनस वाई एक लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड और एक लिखेंगे एक्स माइनस वाई। आप श्रेणी नंबर से इसका निरूपण करेंगे छात्रों, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आपका फाइनल हो गया आंसर। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जो सिंपली जनरल फॉर्म में दिया हुआ है 3/3 कोटि का, और इसका बोल रहा है कि सखंड का उपयोग के आधार पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके पहले ही हम बताया है, ध्यान दे रहा कि जो भी ऑप्शन में चुना उसमें एलिमेंट और उसी का को फैक्टर होना चाहिए, जो एलिमेंट हो उसी का को फैक्टर हो, अगर जो एलिमेंट अलग हो आपको फैक्टर अलग हो तो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा बुक में आपका दिया हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन है और उसी का ऑप्शन उसी का सखंड है, तो उसके आधार पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी चुने। चलिए यहाँ पे आपका प्रश्नावली 4.4 समाप्त होता है, फिर हम लोग अगले प्रश्नावली 4.5 के लिए प्रवेश करेंगे, जिसमें इसके पहले कुछ थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, जो कि एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। चलिए मित्रों धन्यवाद, आप लोग मस्त रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इतनी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आपकी सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद।